हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। माई सेल्फ तनिष। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम विलेज के बारे में जानेंगे कि विलेज में इकोनॉमी कैसे होती है। इन दिस चैप्टर we will all read about the village of Palampur, that how villages Palampur done its economic activities. So let's start. Before starting chapter we will take overview कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि प्रोडक्शन होता कैसे है। नेक्स्ट इज फार्मिंग इन पालमपुर एंड लैंड सस्टेन एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज विच इज विद नेबरिंग विलेजेस। मीन्स जो पालमपुर विलेज था वो बाकी विलेजेस से बहुत ज्यादा अलग था। जो पालमपुर का विलेज है वो बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड था। उसके पड़ोस में दो जो पालमपुर विलेज है वो दूसरे विलेजेस से बहुत ज्यादा अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि एक ऐसा विलेज है जिसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी है और इस विलेज में स्कूल्स भी है बच्चों के पढ़ने के लिए। एंड पालमपुर ऑल्सो हैव 2 नेबरिंग विलेजेस विच इज रानीगंज एंड शाहपुर, where people with their bullock carts and tonga they carry load on their transport on their bullock cart and transport it to another village for sale। यानी कि पालमपुर के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसको वो जो पड़ोस के जो गांव होते हैं रानीगंज और शाहपुर, वहां पे जाके उनको बेचते हैं। पॉपुलेशन की बात कर ले तो 450 फैमिलीज हैं। पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज है और पालमपुर के हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। पालमपुर के हर घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है एंड दे यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन पर्पस ऑल्सो। विलेज ऑल्सो हैव 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल फॉर education of students and kids of villages, and also have health center which is run by government and health dispensary. It means that Palampur have medical facilities, water supply, perfect water supply, and also have electricity supply. So it means that these 3 peculiar things made it different from other villages Palampur. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें आपको ऑर्गेनाइज करनी होती है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। द मेन एम टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड, यानी कि कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए लैंड की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि जो भी हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए होते हैं वो सब हमें लैंड से मिलते हैं। एनीथिंग दैट वी नीड एंड दैट वी वांट is can be satisfied with the help of land. The 4 requirements for production of goods and services. Goods and services को produce करने के लिए 4 चीजें बहुत important है। First is land and second one is labor and human capital and physical capital. But land and labor primary need, यानी कि लैंड पे कुछ भी प्रोड्यूस करने से पहले उसकी प्राइमरी नीड होती है लैंड और लेबर। बिना लैंड और लेबर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको शुगर फैक्ट्री बनानी है तो शुगर फैक्ट्री के लिए आपको लैंड की जरूरत होगी, जहां पर आप एक अपनी फैक्ट्री बनाएंगे और उस पर आप प्रोडक्शन करेंगे। और नेक्स्ट इज लेबर, यानी कि बिना लेबर के काम नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डू द प्रोडक्शन विद अलोन, यानी आप अकेले काम नहीं कर सकते। सो इन दैट केस यू नीड लेबर फॉर वर्क। एंड नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एजुकेशन, विच ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली इंटेंजिबल होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल वो होता है जैसे कि एजुकेशन हो गया, उसको हम ह्यूमन कैपिटल में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आर टेंजिबल। फिजिकल कैपिटल वो होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम फील कर सकते हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है उसके बारे में हम जो हमारे अपकमिंग चैप्टर्स है उसमें हम बिल्कुल
बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर एक अलग से पूरा ब्रीफ चैप्टर दिया गया है. सो फ्रॉम अपकमिंग डेज वी विल आल्सो स्टार्ट ह्यूमन कैपिटल चैप्टर. सो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल. Next is land and labor. Why do we need land and labor for production? Land, first requirement, and other natural resources. It means that if you want to produce anything, you need land and land resources. Without this, you cannot produce. मतलब कि बिना लैंड और बिना नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि पानी हो गया, लैंड एंड वाटर, इसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है. हर प्रोडक्शन की ये बेसिक नीड होती है. और अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो आपको इन पे एक्सपेंस करना होगा, एक्सपेंडिचर होता है. यानी कि जब आप कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री बनाते हो तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे आपको खर्चा करना ही होता है, उससे आप चूक नहीं सकते हैं. और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे आप जिस पे एडिशनल खर्चा होता है. सो अगर आपको कोई फैक्ट्री बनानी है तो लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सो इन सब पे आपको पैसे खर्च करने होंगे. यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट. आप उससे चूक नहीं सकते, यानी ये आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है. और कुछ होते हैं एडिशनल खर्चे जो कि जो कि आपकी मर्जी है, आप उसके बगैर भी काम करेंगे तो चलेगा. लेकिन ये जो लैंड लेबर होता है इस पे आपको करना ही पड़ेगा, आपको एक्सपेंस. So without natural resources and land, it is not possible to do production. Next is labor. Who labor? People who do work on the land. यानी लैंड पे काम करने वाले लोगों को लेबर कहते हैं. जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक फील्ड है और इस फील्ड में फार्मर काम कर रहे हैं. सो इन दिस केस फार्मर वर रिगार्डेड एज लेबर. लेबर को प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड. यानी कि आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें लेबर चाहिए होता है. तो लेबर कैसा होना चाहिए? लेबर हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल होना चाहिए, तभी प्रोडक्शन ज्यादा होगा. अगर आप किसी को भी जिसको मशीन का नॉलेज नहीं है और वो ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है और उसे स्किल्स भी नहीं आती है और आप उससे काम करवाएंगे तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा. But if a labor is highly educated and skilled, it will give you more output. Next is physical capital, the variety of inputs required at every stage of during production. यानी कि आप कुछ भी अगर प्रोड्यूस करते हो तो हर एक स्टेज में जो खर्चा होता है उसको आप the variety of inputs required at every stage during production. यानी कि जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो तो हर स्टेज में जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है उसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको शुगर फैक्ट्री बनानी है तो शुगर फैक्ट्री बनाने के लिए जो गन्ना है वो रॉ मटेरियल है, उस पर आपको एक्सपेंस करना होगा. फिर उसकी सफाई होगी, उसके लिए मशीन चाहिए, मशीन पे एक्सपेंस होगा. फिर उसको शुगर में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, शुगर केन को. सो इन दैट केस यू नीड मशीन. और जब वो शुगर बन जाएगा तो उसे पैक करने के लिए आपको पैकेजिंग चाहिए, विच इज ऑल्सो एन expense. Physical capital are tangible. Physical capital were tangible. It means that physical capital वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि मशीन्स हो गया, टूल हो गया. एक फैक्ट्री में क्या होता है? एक फैक्ट्री में मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं एंड उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें होती है जैसे कि लेबर हो गया, लैंड हो गया. सो ये सब टेंजिबल होता है, यानी जिनको हम टच कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल. यानी कि कुछ भी अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसमें कौन कौन सी फिजिकल कैपिटल आपको लगेगा? फर्स्ट इज टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग. सो फॉर एनी प्रोडक्शन टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग वर प्राइमरी एंड बेसिक नीड्स. सो विदाउट दिस यू कैन नॉट डू. सो फॉर एग्जाम्पल फार्मर नीड क्रॉप्स, ट्रैक्टर एंड पेस्टिसाइड फॉर प्रोडक्शन. तो जस्ट लाइक दैट अ प्रोडक्शन नीड मनी. Our production in machine, tools and buildings. Next is raw material and money in hand. If you want to produce anything, you basically need raw material. यानी कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ही होता है. रॉ मटेरियल के बगैर कुछ नहीं होता है.
सो प्रोडक्शन में क्या होता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है, फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है और उसको फिनिश्ड गुड बनाया जाता है. इट मीन्स दैट रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड एंड दैट फिनिश्ड गुड इज सोल्ड इन द मार्केट. दैट्स ऑल. because raw material is necessary item. यानी कि ये necessary items होते हैं, इन पे आपको expense करना ही होगा. Without expense you cannot do such thing. Next is farming in Palampur. Land is fixed 75%. So in Palampur village 75% of the population depend on agriculture. It means that their primary occupation is farming. So here land is fixed means they do production on a same land which is fixed. मतलब कि एक ही लैंड पे ही वो प्रोडक्शन करते हैं. The area of Palampur is fullest for farming services. No possibility expansion of land for agriculture. It means that they do not expand their land for agriculture as well as they consume their whole land for agriculture purposes. Next is there a way we can grow more than the same land. It means that कि अब क्या आप एक ही लैंड में एक से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. It means that in Palampur land no left land is idle. यानी कि पालमपुर में कोई भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा जाता है, हर लैंड को प्रोडक्शन में लाया जाता है. Land cannot be expanded in Palampur. Farmer used to tend grow on the different plants and eatable things. It means that जो पालमपुर के लोग थे वो एक ही लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाते थे, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. और क्रॉप पैटर्न वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन जो है क्रॉपिंग पैटर्न बदलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल रैबी, देयर आर 2 सीजन इन पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मिंग. 2 सीजन होते हैं फार्मिंग की पर्सपेक्टिव से, रैबी एंड खारिफ. रैबी क्रॉप विंटर्स में ग्रो की जाती है. ऑन द अदर हैंड खारिफ क्रॉप ग्रोज ऑन रेनी सीजन. जब विंटर सीजन आता है तो पालमपुर के लोग वीट के साथ एक ही लैंड में वीट और बार्ली साथ में ग्रो करते हैं. और जब खारिफ का सीजन आता है तो राइस और मेज साथ में ग्रो करते हैं. A part of land is dedicated to growing sugar canes, and there was a particular part of land which is used for production of sugar cane also, and they make jaggery out of sugar cane, and farmers irrigate their farmland. It means that farmer irrigate their land with the help of canals and irrigation facilities which were tended by government. यानी गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे कैनाल वगैरह या जो ट्यूबवेल बनाया है, लोग जो फार्मर है वो उस ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं, उस ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स पे. नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स growing of more than one crop in a single piece of land is called multiple cropping. Multiple cropping का मतलब होता है एक ही सिंगल पीस ऑफ लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देखिए, इसमें वीट ग्रो हो रखा है, एक सेम लैंड में वीट भी ग्रो हो रखा है और साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स भी ग्रो हो रहे हैं. So why multiple cropping? Multiple cropping क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है? Increasing production on the given piece of land. It means that on a single land you can produce more. पहले पालमपुर में क्या होता था, सिंगल लैंड पे ही, पालमपुर की बात नहीं पूरे उसकी वर्ल्ड की बात कर लेते हैं. तो पहले क्या होता था, सब लोग एक लैंड में एक ही तरह की क्रॉप उगाते थे. फिर बाद में नई टेक्निक्स आई तो लोगों ने एक ही लैंड में एक से ज्यादा अलग अलग क्रॉप्स उगानी स्टार्ट करी. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? द बेनिफिट ऑफ दिस, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग फूड ग्रेन
So Palampur, all farmers in Palampur at least grow 2 main crops. यानी कि पालमपुर का हर एक किसान अपनी लैंड में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करता था. नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. Green Revolution is started during 1960 by government in the areas of Punjab and Haryana to increase production of food grain. यानी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 1960s में पंजाब और हरियाणा के एरिया में गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन है. इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ? यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि गवर्नमेंट ने एक नए टाइप के सीड्स लॉन्च करे विच इज HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. सो इन सीड्स की खासियत क्या थी? सो दे प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स, यानी कि ये ज्यादा ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल सीड्स. एंड HYV सीड्स नीड्स मोर वाटर टू ग्रो, यानी कि HYV सीड्स से जो क्रॉप निकलती है उसको ग्रो करने के लिए इट नीड्स मोर वाटर, दे कंज्यूम मोर वाटर और along with water they also need pest. यानी कि HYV सीड से जो फसल उगती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, कीड़े वगैरह उसको जल्दी से खा लेते हैं. सो उसे बचाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्ट का यूज होने लगा. पेस्ट क्या होती है? पेस्ट एक तरीके की दवाई होती है जो कि क्रॉप्स के ऊपर उसको स्प्रिंकल किया जाता है. स्प्रिंकल करने से ये होता है कि अगर कोई भी इंसेक्ट उस क्रॉप को खाएगा तो वो क्रॉप को नहीं खा पाएगा या फिर वो मर जाएगा जब वो खाएगा. सो इसलिए आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बड़े होते हैं, मदर होती है, वो आपको कहती है, मदर या फिर जो एल्डर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज वॉश ईटेबल्स, यानी कि कुछ भी अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल खा रहे हो तो उसे खाने से पहले धोना जरूरी होता है क्योंकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड लगा होता है. इसलिए Palampur village the traditional seeds have for high yielding variety. So Palampur village में जो नॉर्मल सीड्स थे उनसे 1300 किलो हेक्टर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन HYV सीड्स से 3200 किलो हेक्टर का प्रोडक्शन होता है. सो आप जैसे इस डेटा में देख रहे हैं HYV सीड से ज्यादा प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इज बिल्ड द लैंड सस्टेन. विलेज फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्ट, यानी in village farming is the main occupation and these people is related to production on the farms, and people of village were basically do farming and though they also knew the technique of farming so they raise farm production. So basically जो गांव के लोग होते हैं उनका मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो फार्म प्रोडक्शन होता है और उनकी जो लैंड होती है वो फिक्स रहती है, लेकिन लैंड पे जो क्रॉप पैटर्न होता है वो बदलता रहता है. नेक्स्ट इज हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, यानी पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? सो पालमपुर में टोटल दलित फैमिलीज 150 थी और ये जो दलित फैमिलीज थी ये लैंडलेस है. लैंडलेस मतलब कि उनके पास लैंड नहीं है. और 240 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है और 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लार्ज और मीडियम फार्मर की फैमिली से बिलोंग करती है और उनके पास 2 हेक्टर से ज्यादा लैंड है. और कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 10 हेक्टर, दे हैव लैंड मोर देन 10 हेक्टर. सो देखिए जो पालमपुर में जो 80% फार्मर है दे बिलोंग टू स्मॉल फार्मर कम्युनिटी एंड दिस 20% फार्मर but belong to medium and large farmers. यानी इस जैसे आप इस पाई चार्ट में देख रहे हो. सो पालमपुर में जो स्मॉल फार्मर्स है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. नेक्स्ट इज हु विल प्रोवाइड द लेबर. स्मॉल फार्मर कल्टिवेट देयर ओन लैंड. इट मीन्स दैट जो छोटे फार्मर होते हैं वो अपनी लैंड पे खुद खेती करते हैं, वो किसी बाहर से किसी लेबर को हायर नहीं करते हैं. और स्मॉल फार्मर है इट मीन्स कि उसके पास इतना कैपिटल भी नहीं होता कि वो महंगे सीड्स, ट्रैक्टर और पेस्टिसाइड खरीद सके. तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास सामान होता है वो उसी से ही खेती करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर दे हायर लेबर्स
and tell them to cultivate their fields. In return of this, medium and large farmer give wages to laborers and but the wages of laborers is very low. यानी कि मीडियम और लार्ज फार्मर जो हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लेबर्स को हायर करते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी जो लैंड है उस पर खेती करो, क्योंकि उनके पास लैंड, एज दे हैव मोर लैंड, उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो अकेले खेती नहीं कर सकते, सो दे हायर लेबर एंड इन रिटर्न ऑफ दिस दे गिव वेजेस, बट वेजेस इज वेरी लो। यानी कि उनको रिटर्न में मनी मिलता था लेकिन उनकी जो वेज होती थी वो लो होती थी। नेक्स्ट इज कैपिटल। व्हाई डू वी नीड कैपिटल फॉर प्रोडक्शन? अगर फार्मिंग की बात करें तो हमें क्यों चाहिए होता है कैपिटल? टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर एंड एनी फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आपको सीड्स, फर्टिलाइजर और फार्मिंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्लग वगैरह, इनकी जरूरत होती है। Some farmer do not have money, यानी कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जिनके पास मनी नहीं होता, so they supposed to borrow money from money lenders and banks and they apply high interest on them। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं फार्मर्स, वो क्या करते हैं, वो मनी लेंडर से और बैंकर से लोन लेते हैं ताकि वो खेती कर सके, और जो वो पैसा लेते हैं वो ज़्यादा ब्याज पे लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लेते हैं, और जब उनकी प्रोडक्शन हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो वो उनको मनी रिटर्न कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा केस आ जाता है जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, या क्रॉप अगर खराब निकलती है, तो उस केस में क्या होता है, उनका पैसा तो सारा खराब हो जाता है और ऊपर से इंटरेस्ट लगा होता है। सो मनी लेंडर्स और बैंक वाले उनको मनी लेंडर्स जो होते हैं और बैंक वाले जो होते हैं, दोनों ही उनको तंग करते हैं। सो वो इतना तंग हो जाते हैं कि वो लोग उनसे इतना तंग हो जाते हैं फार्मर की वो समटाइम दे कमिट सुसाइड, यानी कि कभी कभी वो सुसाइड कर लेते हैं। सो दिस इज वेरी रॉन्ग सिस्टम। सो ये बहुत ही गलत है। वी शुड ऑलवेज बोरो मनी इफ वी हैव नीड, यानी कि जितने की जरूरत है उतना ही मनी बोरो करना चाहिए, ज्यादा बोरो नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई टू बोरो मनी फ्रॉम ऑफिशियल अथॉरिटी, यानी कि हमेशा लोन जो है बैंक या इंश्योरेंस वालों से लेना चाहिए, ना कि किसी मनी लेंडर से लेना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं और वो हमेशा दे आर ट्रस्ट वर्दी, यानी बैंक पे आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। लार्ज फार्मर बाय फिजिकल कैपिटल हैव देयर ओन मनी, लेकिन अगर हम लार्ज फार्मर्स की बात करें, दे बाय देयर ओन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यानी कि वो अपना जो फार्मिंग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रैक्टर होता है, HYV सीड्स होते हैं, वो सब खुद अपने पैसों से खरीदते हैं। एज दे हैव सेविंग्स एंड दे हैव लॉट्स ऑफ ग्रेन्स व्हेन दे प्रोड्यूस। उनके पास बहुत ज्यादा लैंड होती है, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मतलब ग्रेन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब ग्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा वो अपने लिए रखेंगे, बाकी जो सरप्लस होगा दे सेल इट टू द मार्केट एंड अर्न मनी आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटी क्या होती है? नॉन फार्म एक्टिविटी वो होती है जिसमें विच डज नॉट इंक्लूड फार्मिंग, जिसमें फार्मिंग नहीं होती है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि डेयरी हो गया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया। सो दीज ऑल कम्स अंडर नॉन फार्म एक्टिविटीज। सो पहले हम डेयरी को देख लेते हैं। So basically farmers of Palampur grow crops and feed them to the buffaloes and cows। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब क्रॉप उगाते हैं तो क्रॉप का जो वेस्ट बच जाता है वो तो नेचुरल होता है, तो वो अपनी गायों को खिलाते हैं, और इन रिटर्न ऑफ दिस काउ एंड बफेलो गिव देम मिल्क एंड दे सेल मिल्क, यानी कि उसके बदले में काउ जो होती है उनको दूध देती है और वो उस दूध को जाके बेचते हैं। और इसमें बताया कि रायगंज जो गांव है, जो पालमपुर का पड़ोस में गांव है, वहां पर एक चिलिंग सेंटर है, यानी मिल्क बूथ है। वहां से क्या होता है, शहरों में ट्रांसपोर्ट होता है मिल्क वॉज ट्रांसपोर्टेड टू अदर बिग सिटीज एज वेल। मैन्युफैक्चरिंग, शुगर मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर सेंटर, रिक्शा, टोंगा वाला एंड जीप ड्राइवर्स।
यानी पालमपुर में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है और शुगर केन से जो जैगरी बनता है उसको रानीगंज और रायगंज और शाहपुर में बेचा जाता है। और पालमपुर ऑल्सो हैव कंप्यूटर सेंटर विच इज रन बाय टू वुमेन। इट मीन्स दैट वुमेन भी वहाँ पे, वुमेन ऑल्सो हैव सोर्स ऑफ इनकम। एंड नेक्स्ट इज रिक्शा, टोंगा, truck and jeep drivers helping transport agriculture and other products people of पालमपुर। यानी जो रिक्शा वाला होते हैं, टोंगा वाले होते हैं और जीप वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर से जो whatever जो गुड्स होते हैं एग्रीकल्चर गुड, they carry load of agriculture goods on their vehicle and helps in transportation and transport that good to other village and big cities। यानी कि रिक्शा वाले जो होते हैं या ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनका काम क्या होता है, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस होता है पालमपुर में वो उसको अपनी गाड़ी में लोड करते हैं और उसे जाके जो पड़ोस के गांव होते हैं और जो बड़े शहर होते हैं उधर जाके उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे अर्न मनी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि उनको ट्रांसपोर्टेशन से ही वो पैसे, ट्रांसपोर्टेशन इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। So with this we have done with chapter. I hope you guys understand it and it also helps in your exam also. So thanks for watching.